चलिए भाई। अरे वेदवासी नमस्कार। और ठीक ठाक? थोड़ा टूर करा दें आपको घर का। और बताओ सब ठीक ठाक भाई? कैसे हैं आप? ऑल गुड भाई। यही है हमारा घर, ठीक लग रहा होगा आपको। कोटद्वार का टिपिकल हाउस। ये हमारा आम का पेड़ है छोटा मोटा, इसमें आम होते थे काफ़ी, अभी तूफान में बहुत कम हो गए, झड़ गए साले सबके सब। आ जाओ, इधर जरा जामुन का है और इधर एक टावर है, ये हटाना है हमने कुछ दिन बाद, इसको भी हो गए 20 साल। बताओ, आ जाओ। ये घर का बैक यार्ड है, थोड़ा सा यहाँ क्यारी व्यारी है, ये मेरे पिताजी का शौक है साग सब्जियों का, तो इसीलिए। ये बेल का पेड़ है, इधर अमरूद का है, इधर शरीफे का है, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पर फिलहाल क्या है कि बरसात के कारण बहुत ज़्यादा मेंटेन हो नहीं पा रहा है। लगातार बारिश है, जैसा कि आप जानते हैं बरसात का मौसम है, तो हर तरफ घास फूस बहुत तगड़ी हो रखी है। चलिए आ जाइए, अब चलते। आप बताओ बाकी नाश्ता नुस्ता क्या रही गए? आ जाओ, आ जाओ। और ये यार कैमरा यहाँ नहीं करो तुम, व्लॉगिंग कैमरा यही है भाई हमारा, लीजिए आएगा। फैमिली वाले सारे के सारे आराम फरमा रहे हैं। चलो तो भाई जी चले। आज का प्लान असल में ऐसा था कि वेदवाजी जो है, ये जो टीम जो है डीएमडी की, ये घर पे ही आई है पिक करने, और हम लोग यहीं से जा रहे हैं। पॉडकास्ट आप यहीं से शुरू कर चुके हैं। फिलहाल ये मेरा लीची का पेड़ भी है। इसकी एक दिक्कत है, क्योंकि ये दीवार पे है बिल्कुल, तो जो स्कूल से आने वाले बच्चे हैं इधर उधर, इनकी माएँ जो साथ में जाती हैं, वो ऐसे करते हैं, देखो। सारा लीची का पेड़ यहीं से खाली हो जाता है। ये बड़ा दुखद है, पर फिर भी चलता है। चले अब, आ जाओ, लेट्स आ जाओ। अब लीची ही तो है। अभी जब भी मेरे पिताजी से मेरी बात होती है कि भैया ये लीची का पेड़ तो खाली कर देते सबके सब, पापा कहते हैं समाज सेवा किसी तरीके से तो हो। और बच्चों को जब मीठी मीठी टुपटुपी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? मतलब अब तो तुम फेमस हो चुके हो। अरे नहीं, थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का, बाकी सिद्धवली महाराज की कृपा है, और क्या है। कोई आने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, हमने आने में तकलीफ, थोड़ा रोड खुदी हुई है हमारे घर के सामने। रोड पूरे कोटद्वार में ही रोड्स बन रही हैं आजकल, तो ये डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है बारिश के टाइम पे, तो इन्होंने सारी रोड खोद रखी है हमारे घर के आसपास। पहला पॉडकास्ट बैंग ऑन, बहुत ही बेहतरीन था। मेरा पहला था तो मुझे बहुत मजा आया, बस सही है। अब देखते सेकंड कैसा होता है। जैसे मैं बहुत पुराना इंसान तो हूँ नहीं, पर ये जो एरिया दिख रहा है, जैसे ये चौराहा है, यहीं से एक मेन निकलती थी बीच से, वो मेरे घर पहुंच जाती थी, सड़क की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। तो अपन ने वो टाइम भी देखा है। बहुत बूढ़े नहीं है, पर मतलब फिर भी वो टाइम देखा है हमने, जब घर नहीं हुआ करते थे दूर दूर तक। आज से 20 साल पहले कोटद्वार बिल्कुल बहुत ही सुंदर हुआ करता था यार, अथाह सुंदर। आज भी है, कोटद्वार तो लव रहेगा ही। जो मेरी एजुकेशन हुई है वो यहीं हुई है। श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल दिख रहा है आपको? अभी तो इन्होंने लाल कलर का गेट बना लिया है, बड़ा प्यारा सा, पर इससे पहले एक टप्पर सा गेट हुआ करता था इसका, लंबा सा। बच्चे उसके बीच से पार हो जाते थे, नर्सरी वाले। उस गेट से हम भी पार हुए हैं। ऐसे नहीं होते तो जेल के सलाखों वाले गेट होते थे, लंबा सा एक गेट था, वो एक बार में ही खुलता था पूरा, तो हम उसके बीच से पार हो जाते थे। यार मैं तुम्हें वो दीवार कैसे दिखाऊं यार, वो बहुत नॉस्टैल्जिक दीवार है। जो कहते हैं ना कि जो कोटद्वार है वो रोखड़ पे बसा हुआ है पूरा। यहाँ से पहले नदी गुजरा करती थी, तो नदी के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो आज भी खुदाई में वही निकलते हैं। तो ये पत्थरों की दीवारें हुआ करती थी यहाँ पर, लंबाई से एकदम। उसको फील करने के लिए कभी कभार मैं कोटद्वार से आउटर चला जाता हूँ, कलाल घाटी की तरफ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। तो जैसा कोटद्वार पहले हुआ करता था, वैसे ही आज कलाल घाटी थोड़ा बहुत है बचा हुआ, वो खूबसूरती बची हुई है। बाकी आमों का सीजन है, फेवरेट हो रखे हैं आम मेरे यार, मेरे बचपन से आम फेवरेट है। अब मैं उतने खाता नहीं हूँ, पर पहले मैं पेटी पे ही बैठ जाता था। ये देखो दशहरी, क्या रुपए दिए भैया? कोटद्वार में तो स्पॉट बता नहीं पाएगा कोई फेवरेट, हर जगह के अपने मजे। आप चाहे तो देवी मंदिर में खड़े होकर चाय पी लें, और चाहे तो सिद्धवली में पी लें। थोड़ा हाइड्रेट हो जाएंगे तो और बढ़िया। नारियल पानी पी लेते हैं। यहाँ पर है कोई नारियल पानी वाला, मुझे लगता है क्या? भाई जी जरा राइट लगा दीजिए हैं, अगर ये हाँ बना के दे रहा है ठीक है। नारियल पानी से एक बड़ी कहानी जुड़ी है मेरे बॉम्बे के डेज। आ जाओ, चलिए भैया। ले लिया भाई हमने नारियल, आ जाओ अंदर में। ओहो फुगे मैं गर्म।
नारियल की बात बता रहा था मैं बॉम्बे गया पहली बार, वहीं था 6 साल, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे यहीं तो नारियल होते हैं यार, बॉम्बे केरला ये कोस्टल एरियाज़ में, तो यहाँ तो नारियल सस्ता होना चाहिए, यही रेट था वहाँ पर भी। स्ट्रगलिंग डेज में नारियल महंगा बहुत बुरा लगता है। ख़त्म हो गया। थैंक यू भाई। कोई नहीं, हाँ, आ जाएंगे। इस तरफ ही आ जाओ, ऐसे में इस तरफ, लाइट उधर जा रही है, आ जाओ। सही है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई। स्पेशली मलाई भी निकलवा के लाए। पहले मैं खाता नहीं था, बॉम्बे में ही सीखा ये सब। अभी बारिश वारिश का कोई सीन नहीं है, बाहर बहुत उमस हो रही है। चलो भाई, अपनी ब्लॉगिंग भी कर लें थोड़ा। पॉडकास्ट जिधर है हम उधर ही ले जा रहे हैं आपको। आइए पॉडकास्ट शुरू करते हैं भाई। अब टीम के साथ हम पहुंच गए ऑफिस में। लेट्स गो, लेट्स मीट द पीपल। नमस्कार, आइए, कैसे हैं आप? स्वागत है। चरण अरे, स्पर्श, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बढ़िया, स्वागत है आपका। आइए आइए। भाई सेटअप तो पहले से कुछ आया नया है, अलग है। अब पीको भी तो नया वाला आया है आफ्टर द शो। अरे आइए आइए। Celebrity आया है आज तो। नहीं नहीं आया। आइए। ओहो, बैठे। जी मैम। सबको जानना था हाँ। कि पीकू का शो कैसे रहा, पीकू की फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनकी जो मतलब जिनके इच्छा पूरी नहीं हो पाई टिकट, हाँ। क्योंकि हाउसफुल 2-3 दिन में ही हो गया। हाँ। और हमारी तरह जो थोड़े से लेट रहते हैं बेचारे, हाँ। उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। तो काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, क्योंकि हमने आपको पहले भी फीचर किया था अपने पॉडकास्ट में। हाँ। तो लोगों को लगा इस रास्ते ही सही कुछ तो बातें मिले, कुछ तो नया जानने को मिले। कुछ तो निकले हाँ। शो के बारे में। चलिए। तो इसलिए हमारे सारे उन लोगों के लिए आपका ये आज पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद उन लोगों का भी, आपका भी। चलिए अब शुरू करते हैं पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस स्पेशल एपिसोड में। स्पेशल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से हमारे कोटद्वार के कॉमेडी किंग। अब तो कोई परहेज नहीं है कि मैं उन्हें कॉमेडी किंग बोलूँ कोटद्वार के, क्योंकि अभी हाल ही में उनका एक शो हुआ है और 2 दिन के अंदर शो हाउसफुल, और एक क्रेज़ जो यूथ के मन में देखने को मिला है हमारे कॉमेडी किंग से मिलने का। तो हमारे कॉमेडी किंग यानी कि हमारे कोटद्वार के पीकू और प्रियंक आर्या। तो अभी हमारे पास बहुत डिमांड्स आई कि पीकू का शो कैसा था, पीकू को फील कैसा हुआ। हम शो नहीं देख पाए, जो देख पाए उन्होंने तो सब देखा, लेकिन जो नहीं देख पाए ये शो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि पीकू को वाकई कैसा फील हो रहा था, हम भी जानना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रियंक आर्या यानी हमारे कोटद्वार के पीकू से। बहुत बहुत स्वागत है पीकू आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आज यही है कि कैसा महसूस हो रहा है अब सेलिब्रिटी बन के? पहले तो सबसे पहले कोटद्वार की जनता को नमस्कार, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। इवन सारे गढ़वाल, कुमाऊं, उत्तराखंड सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हमने शो किया और हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। पहले तो टिकट्स पे ही हम लोग बहुत 1-2 हफ्ता डिसाइड करने में लग गया हमको कि भाई प्राइस क्या रखेंगे, लोग किस प्राइस पे आएंगे कि भी नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत थिएटर, हमने ऐसा भी नहीं कहना चाहिए बहुत, पर किया है काफ़ी। तो ऐसा मन में था कि यार अब हमें कमर्शियल शो करना है अब प्रॉपर। तो हमने शुरू किया और टिकट्स प्राइस डिसाइड हुए, और शो से हमने शायद 10 दिन पहले, 8 दिन पहले हमने कहा कि टिकट्स जो है ओपन कर देते हैं, अब लोग बुक करना शुरू करेंगे। भाई इतना टाइम तो लगना ही चाहिए, 10 दिन का। तो जैसे ही 2 दिन बीते और जो मेरा टिकट बुक कर रहा था बंदा, उसका फ़ोन आया मुझे, कह रहा पीकू भाई 40 टिकट बचे हैं बस। मैंने कहा क्या कह रहा है तू, मतलब 40 मतलब? बोला एक सेक्शन तो पूरा चला गया और पीछे के 40 ही बचे हुए हैं, फ्रंट में कुछ। मैंने कहा अरे मेरी फैमिली के लिए बचा दे 30 टिकट। मैंने कहा 30 रख दे, मैंने कहा कोई घर वाले आएंगे तो उनको दे देंगे। तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, तो पहली बात लगा नहीं था कि लोग इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। बट हाँ हुआ, वो 2 दिन के बाद तीसरे दिन हाउसफुल हो गया। और उसके बाद लोग, जब मैंने व्लॉग्स में अपने बताना शुरू किया कि भाई हाउसफुल हो गया हमारा, इवन हमने एक रील भी बनाई थी कि चला गया भाई, हाउसफुल चला गया, तब लोगों के बहुत कॉल्स आने शुरू हुए, मेरे पेरेंट्स को, दोस्तों को, मुझे, कि भैया यार टिकट चाहिए हमको, कैसे भी दिला दो यार।
तो जो टिकट सेल कर रहा था उसने बोला कि भैया आप तो सीढ़ी पे बैठाने पड़ेंगे लोग। तो आपने तो देखा था शो, काफ़ी लोग किनारों पर इधर उधर बैठे हुए थे। नहीं एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा और बहुत एक्साइटमेंट वाला ये रहा है कि हमारी कोटद्वार के जो लोग हैं वो वाकई अवेयर हो रहे हैं थिएटर के प्रति, क्योंकि ये थिएटर में एक शो देखने जाना वो तब जबकि लोगों के पास आजकल मोबाइल और सब कुछ हाथ में है, बट एक एफर्ट करके पैसे आप पे करके आप जा रहे हो, तो रियली ये बहुत एक्साइटमेंट वाला, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल भी था ये सबके लिए, है ना। तो अच्छा अगर मैं कहूँ इसी बात को आप अपने अंदाज में बोलो तो गड़ल हिंदी जो आपका अंदाज़ है कि भाई शो बुक हो गया, ये हो गया, क्योंकि मैंने वो रील देखी थी, आपने बोला कुछ नहीं था हाउसफुल वाले। असल में हुआ क्या कि मैं पता डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसने किया था, हाँ। पर हम किसी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास गए थे। अच्छा। शुरुआत में कि क्या पता हम लोग कुछ वैसा बनाएं इसको, बाद में डिसाइड ऐसा भी हुआ टीम के साथ बैठकर कि यार इसको पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। पर जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हाउसफुल करोगे तुम कोटद्वार में। तो मेरे साथ एक बंदा और था, उसने बोला हाँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया इस बात पे, मैं बहुत, उन्होंने मुझे बहुत वैसा कर दिया डिमोरलाइज एकदम कि यार इनका तो बहुत ज़्यादा, मुझसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस आदमी का, अब ये ऐसा बोल रहा है कि कोटद्वार में तुम शो करोगे। तो मैं बहुत और ज़्यादा दब गया वहाँ पर कि यार मैंने गलत पंगा ले लिया ये शो का बोल के। अंदर से पहले ही हिच था, अंदर से पहले ही हिचकिचा रहा था मैं बहुत, सच में। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि यार शो करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि बस शुरू कर देना किसी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे। तो एक दिन बस मैंने बोल दिया था ऐसे ही अपने ब्लॉग्स में कि यार करेंगे शो एक, ठीक है शुरू कर रहा हूँ मैं, स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। तो उस बंदे के पास जब हम गए उन्होंने बोला शो करोगे तुम, हाउसफुल आएंगे लोग देखने। तो उनको भी ये था कि यार वो भी कोटद्वार में और तो पैसों में। एग्जैक्टली तो उनको ये था कि वो किसी तरीके से मुझे टाला देना चाहते थे कि मैं नहीं आ पाऊंगा भाई वहाँ, क्योंकि मैं आऊँगा तो गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा ना हो 4 लोग ना हो। हाँ ऐसा ना हो कि कोई आए ना। तो मैंने उनको बोला कि सर अब हम तो ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। तो उन्होंने भी ऐसे ही टाल के मुझे भेज दिया कि देख लेंगे, अब होगा तो हफ्ता भर पहले बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम वहाँ से चले गए। तो उनकी तरफ से कुछ हेल्प भी हो सकती थी हमको कि भैया शो हम ऑडिटोरियम आपके लिए कम में करा देंगे, फ्री करा देंगे, कुछ भी। हमने वो भी नहीं बोला, फिर हमने कहा यार अब हम अपने ही उस पर करेंगे बलबूते पे। तो इसीलिए मैंने उस रील में कुछ बोला नहीं है। एक रील हमने डाली थी जिसमें हमने ऑडियो चल रहा है सिर्फ और लोगों की आवाज़ें आ रही हैं कि तुम हाउसफुल करोगे क्या, तुम करोगे शो कोट दो, वो पैसे दे के आएंगे लोग। तो एंड में वो प्लेट पे लिखा हुआ आता है हाउसफुल। मैंने वो देखी तभी मैं पूछ रही हूँ कि उस समय कुछ बोलना चाहते तो वो अब बोल सकते हो आप, अब यहाँ पे कोई फ्री, यहाँ पे फ्री हो। अभी तो अपने अंदाज में कैसे बताओगे कि मेरा शो हाउसफुल हो गया। मेरा शो भाई हाउसफुल हो गया ही अब। अब दोबारा कन्विल देहरादून, नेक्स्ट हमारा देहरादून का है अप्रोच। और अब ऐसा किसी को जवाब भी नहीं देना है, हर किसी का अपना पीओवी है। तो ऐसा किसी को उस रील में भी ऐसा किसी को जवाब नहीं देना था कि भैया हमने कर लिया, ऐसा ही है। नहीं मैं तो वो एक्साइटमेंट देखना चाह रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, या तो आपको एक्सपेक्टेड हो, लेकिन मुझे पता है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कोटद्वार में 4 दिन के अंदर शो हाउसफुल हो जाए। पेमेंट वाला मतलब फ्री में लोग आना पसंद नहीं करते, तो पैसे दे के आना एक बड़ी बात है। बड़ी बात है तो उस अचीवमेंट के लिए मतलब वो मैं आपकी फीलिंग्स, आपके जो आपका स्टाइल है उसमें मैं चाह रही थी कि आप दर्शकों को बताएं। आप पता बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब अगर मैं एक्सप्रेस करने पे आऊँ तो क्या ना कह दूँ। हाँ, पर अभी तक मैं शौक में हूँ, सच बताऊँ मैं आपको। तो मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये चीज़ मैंने कर दी और हो गई और गुजर गया ये टाइम। क्योंकि मैं तो एंड दिन जब शो था मेरा, असल में क्या होता है जब भी हम कोई थिएटर शो करते हैं तो मेरा गला सूख जाता है उसी टाइम पे। तो एक टाइम पे हम प्ले कर रहे थे जूलियस सीज़र का कैरेक्टर कर रहा था मैं, और मेरा गला पूरा चला गया था। और सीज़र वो प्ले ऐसा है कि जहाँ उसकी डेथ सीन होता है बीच में, उसके बाद वो हंसता है पूरे शो में। फटे गले से मैं हंस रहा था। तो इस शो में भी ऐसा हो गया था कि एंड में मेरा गला सूखने लगा था। आपने देखा होगा मैं पानी की बॉटल लेके परफॉर्म कर रहा था, बीच बीच में सिप मार रहा था मैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो बस ये शो जो हुआ कि हाँ, क्या पूछा था, मैं बहुत कैरी हो जाता हूँ। नहीं मैंने ये कहा था कि वो जो हाउसफुल वाला सीन था कि आपको 4 दिन में पता लगा आपका शो बिल्कुल हाउसफुल हो गया है, टिकट सोल्ड आउट, और सोल्ड आउट का आपका बोर्ड हो गया है, शो हाउसफुल हो गया। तो उस फीलिंग को, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थी, आप अपने स्टाइल में कैसे एक्सप्रेस करते अगर आप उस समय एक रील बना रहे होते? भाई मैं तो नाच गा देता वहाँ पर। यहाँ पे भी फ्री हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं आपसे सत्य कहूँ कि मैं अभी तक शौक में हूँ। मैं अभी तक नहीं, क्या बोलते, जज्ब नहीं कर पाया हूँ इस बात को कि मैं बहुत छोटे तबके का आदमी और मैंने कैसे ये पूरा ऑडिटोरियम फिल किया और शो हो गया। शो जब निपट गया उसके बाद भी मैं शौक में था कि हो गया भाई। बहुत स्ट्रेस में था मैं
मेरी वाइफ से अगर आप बात करें तो वो बताएगी आपको, मैंने बहुत वेट लूज़ कर लिया था, बहुत पतला था मैं उस टाइम पे। शो को कितने दिन हो रहे होंगे, 10-15 दिन। मैं बहुत पतला भी हो गया था उस दौरान, बहुत स्ट्रेस में था मैं। पर यही है कि आप करते करते थोड़ा सा जुटा लेते हो, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। तो नेक्स्ट शो करेंगे तो और बैंग ऑन करेंगे उसको। पर फिलहाल जो लोग को लगता था कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, अपने स्टाइल में बताना। मॉरल तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है। जस्ट फॉर फन है हाँ, ये, ऐसा कुछ नहीं है just कि वो, for fun। हाँ वो जस्ट फॉर दिली मतलब वो आप नहीं दिल से आप कैसे आप इसको एक्सप्रेस करोगे, बस मुझे वो देखना है मतलब। अब तो मुश्किल है। अभी तो मैं तो उस बुखार से नहीं उतरा हूँ। नहीं देखो, आप थिएटर आर्टिस्ट हो तो थिएटर आर्टिस्ट का तो पता है, जब सिलेक्शन भी होगा तो मैं आपको कोई थीम दे दूंगी, आपको परफॉर्म Perform करना करनी होता है। पड़ेगी। तो इस लेवल का तो मैं आपको आर्टिस्ट समझती हूँ। अब जैसे ही वो हाउसफुल हुआ था, उसके बाद हमने एक रील और बनाई थी नाच गा के, देखा होगा आपने, जो बैनर लगा था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वही है। अब तो यहाँ गाना गुना बजाना पड़ेगा। वो बैनर तो काम भी नहीं आया आपका, तो उससे हाँ। पहले ही आई थिंक शो फुल शो हो गया था, तो हम लोग ने पैम्पलेट्स वगैरह भी छपवाए थे। ये एक तरीके का रिचुअल है, मतलब थिएटर में होता ही है कि पैम्पलेट्स बंटते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग वो सब पहले ही कर लिया था हमने डिज़ाइन, कि ऐसा ऐसा करेंगे। पर जब हाउसफुल हो गया तब उसके बाद भी हमने कहा चलो बांट ही देते हैं। अभी वो पैम्पलेट्स बचे हुए हैं। तो अभी आप कर रहे हो एक्ट या नहीं? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेचुरली कैसा फील हुआ, मतलब कैसे आप बताओगे अपने स्टाइल में। मुझे सबको बताना है, आपको अपने लोगों को बताना है गड़े तो हाँ, मतलब जो आपका स्टाइल है कि यार, मतलब ऑब्वियसली सबके सपोर्ट से ही हुआ है। हाँ। तो कैसे आप उनको बताओगे? भाई सामान्य सा भी होता है, अरे नहीं, प्यार प्रेम बना रहना चाहिए हमेशा। मैं तो शर्मा रहा हूँ अभी, मेरी समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। चलो आगे चलते हैं। आगे ये पूछना था मुझे कि अभी आप रील्स पे फोकस थे, इंस्टा पे, हाँ। और अब आपने एक शो आपने किया है। तो रील और रियल का क्या फ़र्क लगा आपको, और आगे आप किस में ज़्यादा क्या सोच रहे हैं आप, रियल और मतलब क्या फ़र्क था बेसिकली पहले? फ़र्क ये है कि थिएटर में लोगों को थिएटर तक लाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता था। पहले अगर हमारा 25 कास्ट का प्ले है, 25 लोग हैं, स्टेज पे 20 लोग हैं, तो मोस्टली उनकी फैमिलीज आती थी शो देखने के लिए। अगर हम टिकटेड भी करते थे मुश्किल से, तो उनकी फैमिलीज आती थी, या फिर दोस्त यार 2-4 ऐसे आ जाते थे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जो बात आप कह रहे हो कि कल्चर नहीं है वैसा, है ना। जैसे आप महाराष्ट्र चले जाओगे, कोलकाता चले जाओगे, तो उस टाइप का कल्चर ड्राइव में है। तो वो लोग शो देखने शाम को निकलते हैं, फैमिली, मतलब डिनर से पहले, मतलब पिताजी जो हैं अपने बच्चों को लेके बोलते हैं कि चलो आज एक प्ले है, वो देख के आते हैं। पर कोटद्वार में ऐसा कल्चर है ही नहीं शो देखने वाला। तो ये है रील से रियल में, ये मतलब फ़ायदा ही लगता है मुझे कि मैं रील्स तो करता ही रहूँगा हमेशा, और रील्स की वजह से ही है कि एक थिएटर शो को हम इतना कॉमर्शलाइज और हाउसफुल कर पाए। तो वो रील्स, इंस्टाग्राम तो ब्लेसिंग की तरह है मेरी लाइफ में। एक रील अचानक से बूम कर गई और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया उसके ऊपर। वही मैं कह रही हूँ कि रील और रियल का कितना फ़र्क था, मतलब परफॉर्म करना रील में ज़्यादा आसान है या रियल में आपको लगा? रियल में क्या होता है कि इसमें रीटेक्स नहीं है। हाँ। बिल्कुल भी। अब आपने देखा होगा मैं 1.5 घंटा परफॉर्म कर रहा था, तो कुछ छूट भी रहा था तो वो ऑडियंस को नहीं पता था, मुझे मालूम था कि हाँ ये चीज़ छूट गई है। पर वो सब हो जाता है, वो आप स्टोरी ड्राइव कर लेते हो पूरी। बाकी रील में क्या कि आप लगातार टेक्स लेते रहो जब तक परफेक्ट ना हो जाए। 20 ले लो, 25 ले लो। पर यही है, सच बताऊं तो रियल बहुत मुश्किल है, रील तो बहुत आसान है। और रियल का रिस्पांस भी वहीं पर आपको मिल जाता वहीं पे है। मिल कुछ जाता है। ऐसा हुआ कि आप कोई डायलॉग भूले हों, या आपने वो मेंटेन किया हो वहाँ पे? क्योंकि मतलब एज अ आर्टिस्ट मैं जानना चाह रही हूँ कि सोलो परफॉर्मेंस था आपका, कोई साथ में ये भी नहीं था कि भाई तू संभाल लेना? असल में जो मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं जितने भी, यहाँ पर भी और बॉम्बे में भी, तो हमारा आपस में कुछ ना कुछ तो चलता ही है। हर किसी का कुछ तकिया कलाम होते हैं, कुछ आपसी बातें होती हैं। तो उनका और हमारा ये चलता है कि जैसे कोई डायलॉग मिस कर गया ना अगर स्टेज पे या कहीं भी, अगर वो भी पॉडकास्ट देखेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। तो डॉन मूवी का एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन, जिसमें हेलन को शायद पकड़ के बाहर ले जाता है, जब बाहर से पुलिस कहती है कि चारों तरफ से घेर लिया जगह को, तो डॉन उसको कहता है कि तुमको पता है बंदूक में गोली नहीं है, मुझको पता है बंदूक में गोली, पर पुलिस को नहीं मालूम। तो वैसे इस थिएटर में भी होता है कि स्टेज पे जब आप होते हो कुछ मिस हो जाएगा, तो आपको पता है कि कुछ मिस हुआ है। आपके जो जोड़ीदार हैं, जो म्यूज़िक कर रहा है, लाइट कर रहा है, उसको पता है कि कुछ मिस हो रहा है। ऑडियंस को कुछ पता नहीं चलता। और आर्टिस्ट अच्छे में, मतलब एक मजावा आदमी जो होता है वो ये ट्राई करता है कि ऑडियंस को पता ही ना चले। हाँ, मतलब एक आर्टिस्ट की खूबी है, खूबी यही है। तो कमियां पता न लगने हाँ, दे। तो हमने तो शो पूरा अच्छे से कैरी कर ही लिया था। स्टोरी है जो नहीं, मैं तो एक पर्सनल कैसा हुआ था। हाँ
कुछ भूले थे, हाँ। कोई डायलॉग भूले थे या कोई कुछ ऐसा? देखो स्टोरी तो कन्वे हो गई थी शुरू से एंड तक, पर बीच में क्या हुआ कि एक म्यूजिकल पार्ट कहीं पर आता है, और वो जो लड़की शिवी है जो मेरा म्यूजिक कर रही थी, शिवी गौर नाम है उनका, तो उसको भी मालूम रहा होगा कि मैंने कुछ मिस किया है। असल में पूरा पैराग्राफ गायब हो गया था अचानक से, मैंने जंप मार दी थी, और हो जाता है ऐसा नर्वसनेस में, पहला ही शो था। तो अब जब मैं शो परफॉर्म कर रहा हूँ और पूरा पैराग्राफ गायब हो गया, तो मुझे भी पता चल गया है कि यार मैंने तो ये जंप कर दिया भाई, वापस भी नहीं जा सकते। अब मन में ये भी चल रहा है कि उसको पता चल जाए कि जंप हो गया है, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट लेके म्यूजिक कर रही बैठी हुई है, हाँ। तो मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होती है ये चीज़। जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी बेसिकली। हाँ। अब सारे लोग 400 आगे बैठे हुए हैं और मैं लाइन परफॉर्म कर रहा हूँ, साथ साथ बोल भी रहा हूँ, लाइन भी याद आनी चाहिए सब इधर से, मतलब अच्छा, वो मैनेज भी करना है। हाँ वो रील भी जानी चाहिए, और ये भी टेंशन हो रहा है कि उसको पता चल गया ना कि मैंने मिस कर दिया है, क्योंकि अगला कोई क्यू आएगा, कोई म्यूजिक आएगा तो बजा ही नहीं पाएगी। तब बाद में शो के बाद हमारी बात हुई तो उसने बोला भैया क्या करा आपने ये मैंने कहा भाई तूने संभाल लिया। उसने कहा, मैंने फट से पेज पलटा कि भैया भाग गए आगे। हाँ, बट ये उसकी भी कैपेबिलिटी थी, हाँ। और उसकी भी एक कॉमन सेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। कि उसने वो चीज़ देख ली और उसको समझ लिया है। असल में मेरे ना जितने भी थिएटर के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके वजह से भी ये शो सक्सेसफुल हो पाया। बिल्कुल। जैसे प्रदीप भारती जी जो मेरे सीनियर हैं, जिनके साथ मैंने थिएटर यहाँ कोटद्वार में किया है, तो उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई। मैंने कहा भाई म्यूज़िक किससे करवाऊँ, ये वो सो, तो उन्होंने ही सिलेक्ट किया कि भाई उससे करवा ले, वो थिएटर किया हुआ है उसने, थिएटर की है, तो कुछ मिस भी हो गया, वही है ना, एक्सपीरियंस काम आता है। वो समझ जाएगी। अब मैं किसी नए बंदे को अगर म्यूज़िक में बैठा देता तो डब्बा गोल हो जाता। उतना ही नर्वस वो भी होता है, बिल्कुल। जितना नर्वस आर्टिस्ट है स्टेज पे, उतना ही नर्वस म्यूजिक करने वाला भी है, लाइट्स करने वाला भी है, क्योंकि उसको भी टाइम पे करना है सब। तो होता है, ऐसा हुआ था, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, पर पता नहीं चला किसी को। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें क्या है कि पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ हर चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि रील में तो रिटेक है, हाँ, इसमें रिटेक नहीं इसमें है। retakes नहीं है, वही तो इसमें संभालना आपका पड़ता है। कॉमन सेंस और आपकी जो डेडिकेशन है वही काम आता है कि आपको कैसे संभालना है। हाँ। तो कभी शो जैसा आपका सोलो परफॉर्मेंस थी आपकी, और आप बार बार पानी भी पिए जा रहे थे जो मैंने लाइव देखा। हाँ। तो उस दौरान, क्योंकि पहले तो आदमी को एक्सपेक्ट नहीं होता है, बट जिस समय वो परफॉर्म कर रहा होता है उस समय जैसा आप बता रहे हो कि सब चीज़ें आँख नाक मुंह सब खुला रखना पड़ता है। तो लगा उस समय कि यार सोलो से अच्छा एक और किसी को ले लेता, सोलो की तरफ ना जाकर हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते। हाँ, ये तो आप चूज करते हो कि आपको सोलो करना है या कास्ट के साथ करना है। ऑब्वियसली कास्ट होती है अगर, तो सबके साथ करने में और ज़्यादा मज़ा भी आता है और थोड़ा आप फ्री भी रहते हैं, क्योंकि अब डायलॉग्स औरों के पास भी हैं। अब आप अकेले हो तो सबके डायलॉग्स आप ही को करने। बॉस का कैरेक्टर भी मैं ही कर रहा था, फीमेल कैरेक्टर भी मैं ही कर रहा था, पिताजी भी मैं ही कर रहा था, माँ भी मैं ही कर रहा था। हाँ, तो वो तो हेल्प तो होती है, बेसिकली बर्डन फ्री हो जाता है कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ आपको फील हुआ, मतलब आपने जैसे ये आपकी चॉइस थी, आपने सोलो किया। हाँ। और आपको पहले लगा होगा कि मैं कर लूँगा, लेकिन शो के दौरान ऐसा फील हुआ कि यार रख लेता। नहीं ऐसा बिल्कुल ऐसा सही था, इजी था। अब ये तो चॉइस हो गई, हाँ, वही मैं कह रही सोलो ही थी, चूज choice। कर लिया आपने, तो बीच में कोई दुख नहीं हुआ कि भाई क्यों नहीं रखा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं कास्ट रखता तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सोलो तो आप अकेले उठा सकते हो, अब जैसे मेरा ये सोलो रेडी है, अगर मैं परफॉर्म करूँ देहरादून जाकर, तो मुझे एक लाइट वाला और अपना म्यूजिक वाला चाहिए, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट चाहिए। पर अगर कास्ट होती है तो उनके लिए तो हेड्स ऑफ है, क्योंकि सब लोग सिंक में परफॉर्म करने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो पूरा मैनेजमेंट ही अलग है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख रही थी, जैसे आप अभी देहरादून की बात कर ही रहे हैं, हाँ। तो मैं वो शो से रिलेटेड जो आपकी रील है उसमें कमेंट्स मैं पढ़ रही थी ऐसे एक दिन, तो उसमें बहुत सारे लोगों की चॉइस है कि आप देहरादून में कब परफॉर्म कर रहे हैं, आप पुणे में कब परफॉर्म कर रहे हैं, इवन तो आपको दुबई से भी न्योता मिल रहा है। हाँ, बोल तो रहे क्या सोच रहे हो आप इस बारे में, कैसे अब थिएटर को आगे लेकर चलना है और जो ये डिमांड्स हैं को कैसे फुलफिल करेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महीना 1.5 महीना खुद को देख के थोड़ा सा और थोड़ा सा और अच्छे से तैयार करके। ये भी अच्छा ही था, आपको कैसा लगा आप बताओ? नहीं, अच्छा था, इसीलिए तो आप बैठे। हाँ, तो बस अपन ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा और बैंग ऑन हो जाए परफॉर्मेंस, थोड़ा और मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुन लें और अच्छे से शो को, और तो उसके बाद करेंगे देहरादून में 1-1.5 महीने के अंदर देहरादून जाएंगे। पहला तो वही है क्योंकि पास भी वही है और हाँ, और हमारी स्टेट कैपिटल भी है, हमारी कैपिटल भी है हमारी, तो वहाँ एक शो कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे यहाँ कहावत भी है, सब भी धानी देहरादून। तो जब तक घोड़ी खानी देहरादून हाँ। में जब तक देहरादून में परफॉर्म नहीं किया तब तक खुद से भी लगता है कुछ अधूरा है। हाँ, तो देहरादून में करना है, एक हाउसफुल करना है वहाँ पर भी। भाई जिन्होंने भी कमेंट किया आ जाना।
नहीं बिल्कुल आएंगे वो, उन लोगों ने वो तो आपको इतने प्यार से बुला रहे हैं, और यहाँ उन्होंने मिस किया तो शायद देहरादून में तो और भी बड़ी पब्लिक है, तो वहाँ और भी सपोर्ट आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं और इसी बारे में एक चीज़ और सोच रही थी कि अब आप फ्यूचर में किस तरह से थिएटर को प्लान कर रहे हो, कैसे देख रहे हो आप? जैसे देहरादून का आपका प्लान है तो आप वहाँ सोलो के लिए ही जाएंगे या फिर आप पूरी कास्ट लेके चलेंगे, और फ्यूचर में मेरा प्लान है कि जैसे सोलो करना मुश्किल तो है, पर इससे ज़्यादा मुश्किल पूरी कास्ट के साथ करना है। अच्छा। पर मेरा प्लान है कि मैं एक नया शो, पहले तो थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ, जीतू बगडवाल जी के लिए एक शो लिख रहा हूँ मैं। तो जीतू बगडवाल हो सकता है हम लोग करें शो, पर उसके लिए बहुत वास्ट प्रोडक्शन चाहिए, काफ़ी मतलब कमर पे बेल्ट्स बांधनी पड़ेंगी, तैयार होना पड़ेगा ढंग से। तो थिएटर शो करेंगे अगर हम, बहुत सोलो के अलावा अगर हम प्रॉपर थिएटर कास्ट के साथ जाएंगे तो बहुत ग्रैंड करने की कोशिश करूँगा मैं उसको। नहीं, वो होना भी चाहिए ग्रैंड, क्योंकि सबको अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है ना, आप कोई चीज़ कर लेते हैं तो अगले, अब आपको लोग नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहेंगे। हाँ। आप भी करना चाहोगे और लोग भी आपको नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो जो मैं पूछ रही थी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वहाँ तो सिर्फ 400 लोग थे अंदर, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन 400 में नहीं थे, और उनकी एक क्यूरियोसिटी है कि शो कैसा था, शो में क्या हुआ होगा, कैसा परफॉर्म होगा। तो उनके लिए आप थोड़ा सा अपने शो का, अगर आप एक शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन, एक समरी आप कर दें कि आपने जो शो था वो क्या थीम थी और आपने उस थीम को क्यों चुना था। ठीक है। असल में जो ये पहाड़ के लड़के हैं ना, हमने प्लॉट तो ये बाहर की कोई स्टोरी है द लूज़र नाम से, पर इसको हमने अडेप्ट किया था गढ़वाली में, पूरा का पूरा अडेप्टेशन है, और काफ़ी कहानी जो है कोटद्वार की बनाई गई सारी की सारी। तो यहाँ के लोगों के लिए रिलेटेबल इसलिए हुआ होगा क्योंकि जितने भी यहाँ के नौजवान लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं जॉब्स के लिए, जैसे ये बंदा तो जो कैरेक्टर है मेरा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मनीष कोटनाला जिसका नाम रखा था हमने, तो वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये इसलिए चूज़ किया था मैंने कि एक तो मेरे एज ग्रुप का कैरेक्टर है, ऊपर से करने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। ये हमने बहुत पहले से मैं इसकी रिहर्सल शुरू कर चुका था, और ये मुझे लगा था कि ये कुछ मैसेज छोड़ सकता है, जैसा कि शो एंड में मैसेज छोड़ता है, बहुत अच्छा बताता है काफ़ी कुछ लाइफ के बारे में, और कॉमेडी तो है ही। तो इसीलिए ये स्क्रिप्ट चूज़ की थी मैंने कि लोगों को रिलेटेबल बहुत लगेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत नौजवान पीढ़ी बाहर काम के लिए जा रही है, जॉब्स के लिए जा रही है, उनके साथ क्या क्या घटता है, लव लाइफ कैसी होती है उनकी, पिताजी के साथ कैसे रिलेशंस हैं। शो इसी बारे में है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पहाड़ का लड़का है, वो जब बाहर जाता है उसके साथ क्या क्या होता है, और अपने पेरेंट्स के साथ उसके कैसे रिलेशन है, बॉस के साथ कैसे रिलेशन है, लव लाइफ में क्या होता है, एंड फाइनली वो क्या करता है, और इन सारी चीज़ों के बीच में वो अपने लिए क्या सोचता है। अपने लिए तो कहीं सोचता ही नहीं है ना, सोच ही नहीं पाता है। तो बट शो बहुत अच्छा था। थैंक यू। और एक अभी जो आपने बात की उसमें कॉमेडी है, ये मैं देख रही थी कि बड़े अच्छे अच्छे जो हमारे उत्तराखंड के एस्टैब्लिश लोग हैं, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, इनफैक्ट कॉमेडी में एस्टैब्लिश हैं, वो भी आपको अब एक मतलब आप एक उनके फ्रेम में हैं कि आप कॉमेडी किंग हो गए हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये जो जिन आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हो, इन लोगों को तो हमने देखा है बड़े होते हुए, परफॉर्म करते हुए, सॉन्ग्स में, मतलब काफ़ी लेजेंडरी लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों का साथ है, ये लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं अपनी, तो बहुत बढ़िया लगता है। अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है पॉसिबली आगे चलकर कुछ साथ में हम लोग काम करें। नहीं, ये अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमारे सारे लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म में आना भी चाहिए। तो वो उत्तराखंड तभी बढ़ेगा जब सब साथ चलेंगे। जी। तो उस पूरे शो में आपको फेवरेट सीन कौन सा लगा अपना, शो जो तो आपको टच कर गया हो? हाँ, काफ़ी सीन्स तो बहुत रियलिस्टिक हैं, काफ़ी सीन्स बहुत क्या बोलते हैं उनको, ड्रीमी भी हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा। फेवरेट सीन तो मेरा वही है जहाँ पर वो उसको लड़की को पहली बार देखता है तो वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, उसी पे सबसे ज़्यादा मुझे हूटिंग भी मिलती है। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे या रिहर्सल जब आप अपने शो की कर रहे थे, और आपको ये रहा होगा यार ये वाला पार्ट तो बड़ा क्लिक कर जाएगा लोगों को, तो ऐसा हुआ कि वो पार्ट ना किया हो क्लिक? कोई ऐसा सीन था जिसमें आपको एक्सपेक्टेशन तो बहुत रही हो बट शायद नहीं हो पाया? असल में जहाँ पर लोग, मुझे ऐसा लगा कि 5 मिनट के लिए हंसे नहीं, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्लिक भी कर गया था कि यार ये थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिस लाइफ के बारे में था। थे कुछ चंक्स ऐसे कि भाई ऑफिस के लोग कैसे होते हैं, वहाँ कैरेक्टर्स कैसे कैसे मिलते हैं आपको, तो वहाँ पर लोग ध्यान से सुन रहे थे। हाँ, उनके लिए इंटरेस्टिंग ज़रूर रहा होगा वो कि भाई कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं ऑफिस में, पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो लोग सिर्फ सुन रहे थे, सारे टाइम हंस नहीं रहे थे। आप
कि अच्छी खासी एक फॉलोइंग है इंस्टा में, और बहुत जल्दी आप आई थिंक 1 लाख पे आप पहुंचने वाले हैं, 100 के क्रॉस कर जाएंगे है हम। ना। तो मैंने देखा आप रिस्पॉन्ड भी बड़ा अच्छा करते हैं आप। कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ ऐसे चीज़ें याद हैं जिन्होंने आपको कभी बहुत इंस्पायर किया हो, जिन कमेंट्स ने, या जो अभी कोई फेवरेट सा ऐसा कमेंट जो आपको याद? अच्छा, ऐसे मतलब मोटिवेटिंग कमेंट्स? हाँ, जिनसे आप बहुत मोटिवेट हुए हैं यार, क्योंकि यही तो है ना, यही तो मेन चीज़ है। यही तो मेन है। असल में ऐसा ना कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि पिछले 2 साल से जब से मतलब मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो ऐसा अभी याद करके तो नहीं बता सकते, पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि उनमें क्या लिखा है। हाँ, स्पेशली एक लड़का था जो हैंडीकैप था, जिसका कमेंट मुझे याद है, और बहुत सारे फीमेल्स के कमेंट बहुत सारे आते हैं मुझे, जो क्या कहते हैं उनको, हाउस वाइफ्स जो हैं स्पेशली, जो घर संभाल रही हैं, तो उनके कमेंट्स बहुत आते हैं कि भाई उनके लिए भी शायद पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपना कॉलेज पूरा करने के बाद कुछ तो डिमोटिवेटिंग होता होगा कि घर संभालना और अपने बच्चों के साथ रहना, ये सब चीज़ें कुछ तो कहीं ना कहीं डिप्रेस होती होंगी वो। तो एक लेडी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि भाई तुम्हारे व्लॉग्स ने मतलब मेरा जीवन आसान कर दिया है। मेरा सारा दिन अगर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में गुजरता है तो मैं तुम्हारे व्लॉग देख के सब भूल जाती हूँ। और ये बहुत सारी, एक अकेली फीमेल का नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स के ऐसे कमेंट्स हैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, जो कहते हैं कि यार तुम्हारी वजह से ना लाइफ बहुत इजी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और लगता है कि पॉसिबल है, जिस तरीके से वो मुझे अप्रोच करते होंगे शायद। तो ये पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि किसी की लाइफ में कुछ तो चेंज आ रहा है। शायद ये व्लॉग्स ऐसे ही नहीं हैं जो मैं बना रहा हूँ, कुछ तो डेली वाइब्स उनको मिल रही हैं कि यार यू कैन बी हैप्पी, चाहे किसी भी कंडीशन में आप किसी को खुश रख पा रहे हैं। हाँ बस, तो ये बहुत नहीं, अच्छा। मैं तो खुद आपका मैंने खुद देखा था टचवुड में, मतलब स्कूल मेमोरीज में मैं चली गई थी, जिसमें आपने बोला है कि वो रबर बैंड टूट गया और तो हम स्कूल में आए दिन, और वो चौक घिसने वाले जो 2-3 ऐसे डायलॉग्स हैं ना, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार हम स्कूल डेज मेमोरीज में हम लोग वापस, बिल्कुल नॉस्टैल्जिक जिसे बोलते हैं। हाँ। तो वो तो खैर है, तो इसीलिए मेरे को ये चीज़ भी ध्यान आई कि अगर मैं मोटिवेट हो सकती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो और कैसे, कई बार कुछ लोग अपना ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, तो आपने बड़े अच्छे से बता भी दिया है कि आप इन कमेंट से बड़े खुश हैं। बहुत ज़्यादा मेनली तो मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब फीमेल्स को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल, वो क्या बोलते हैं, आसान नहीं है कि आप इजीली उनको इम्प्रेस कर दो, और स्पेशली वो जो इतना लाइफ में इतना जूझ रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं और इतना देख चुकी। हाँ, तो जो स्पेशली स्ट्रगलिंग वुमेन जो है, अगर उनके कमेंट्स आते हैं तो वो मेरे को उस टाइम पे मैं वो पढ़ के ऐसे बैठ जाता हूँ। कंटेंट सफल हुआ। सफल है भाई, ठीक है। अच्छा, लोग आपको अप्रोच कैसे करते हैं लोग अप्रोच हाँ, आपको? हाँ, मिलते हैं जब। हाँ, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे वो आपको अपना आइकन लेते हैं, और कैसा आपको महसूस होता है, कैसे? ये तो घटना शायद बहुत पहले हो गई थी, 2-3 साल पहले, जब मैंने कुछ वीडियोस मेरे वायरल हुए थे, और मैं एक नुक्कड़ नाटक, एक स्ट्रीट शोज जो करते हैं आर्टिस्ट, वो करने गए थे हम हरिद्वार, और हेल्थ के बारे में जागरूक कर रहे थे लोगों को। तो हरिद्वार में एक छोटा सा बच्चा आया, किसी बहुत छोटे से टाउन में, गाँव में, वो मेरे पास आया कि मुझे आपके साथ फ़ोटो लेनी है। और मैं ना अपना सारा टांटा पेड़ा लेके, जो हम स्ट्रीट शो निपटाया पूरा हमने, सारी टीम अपनी गाड़ी में बैठ रही थी, और सुमो थी एक, सुमो के पीछे मैं सब भर के और बैठ रहा था बस। उसने बोला फ़ोटो लेनी है, और इधर से ड्राइवर चिल्ला रहा कि अगला शो करने जाना है। तो मैंने ऐसे ही लटक के मैंने कहा हाँ ले फ़ोटो। तो बस वो फ़ोटो खिंचा के भगा, और मैं ऐसे ही बैठा रह गया थोड़ी देर गाड़ी में कि अच्छा मतलब लोग देख रहे हैं। पर अब जाके और ज़्यादा बढ़िया लगता है कि लोग जब मिलने आते हैं तो ऐसे मिलने नहीं आते कि अरे नाइस अच्छा करते हो आप, ऐसे नहीं आते वो लोग चिपक लेते हैं। मतलब उनको इतना ज़्यादा शायद रिलेटेबल लगता है, या फिर शायद उनको ऐसा लगता है ये तो अपने ही घर के पड़ोस का बंदा है, अपने ही बीच का है। हाँ, तो वो हाथ ऐसे कर लेंगे, अरे भाई अरे ये वो ऐसे मिलते जैसे दोस्त हैं, क्या मिल गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनको ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत सेलिब्रिटी हूँ या कुछ हूँ। वो आके ऐसे मिलते हैं जैसे मेरे साथ ही रहते होंगे मेरे घर में। तो अच्छा, आर्ट को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के? आर्ट को लेकर क्वेश्चंस तो होते हैं, जैसे आपने भी कहा कि कॉमेडी किंग हो गए हैं अब, ऐसा तो वो बहुत अच्छा लगता है सुन के। चलिए, कॉमेडी किंग एक पार्ट हो गया अपना आर्टिस्ट्री का, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है सुन के। पर सबसे पहले तो अपन जो शुरू किया है, जैसे जिस तरीके से बचपन में जो समझा आर्ट को और जिस तरीके से अप्रोच किया, तो अपन सबसे पहले तो आर्टिस्ट ही हैं, होल सोल प्योर, कि उसके वही करना है लाइफ में।
तो अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। मैं आपको एक बुरा बता देता हूँ जो मुझे बहुत पिंच किया था और हमेशा याद रहता है। तो ऐसा लगता है कि यार हम लोग किसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो मतलब आज एक चीज़ और प्रूफ हो गई है। हाँ। अच्छी चीज़ें आदमी उतनी याद नहीं रखता जितनी बुरा बुरी। कमेंट एक है वो याद है आपको। बुरा एक याद इसलिए याद है कि जिसके तरफ से वो कमेंट आया था वो भी अच्छा खासा क्रिएटर है। अच्छा। पर ऐसा है ना कि इस फील्ड में अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट है वो ही इस फील्ड में है। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि जो आर्टिस्ट है वो ही इस फील्ड में है ना। मतलब कि राजा के मनोरंजन के लिए नृतक आए हैं, म्यूजिशियंस आए हैं, तो वो सब आर्टिस्ट हैं। पर अब तो हर कोई आर्टिस्ट है। तो उनकी तरफ से एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोला कि कॉल किया बाकायदा मुझे, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा अरे क्या हो गया है? मैंने कहा क्या हो गया भैया? कहते यार ये ना फेमस होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार तुझे, तू लड़की वड़की बनने लगता है यार। तो मुझे तब ऐसा लगा कि यार ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, ऊपर से आर्टिस्टिक फील्ड में ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिनका मतलब इस टाइप का अप्रोच है आर्ट को लेके कि उनको ये नहीं लग रहा है कि ये कैरेक्टर कर रहा है प्ले, और कितनी कितनी खूबसूरती से कर रहा है। हाँ इसके पीछे कुछ बैक स्टोरी होगी, बहुत सारी चीज। अब ये तो उनके हिसाब से तो छोड़ ही दो ये बातें। हाँ। पर जैसे हम थिएटर में भी, जैसे मैंने एक कैरेक्टर किया था, बूढ़ी माँ, अंधी होती है वो बुढ़िया, वो कैरेक्टर किया था। तो इस टाइप का बंदा अगर कोई शो देखने आ जाए तो वो तो पीछे आके यही सब उठ पटांग बातें करेगा। तो मैंने उनको तो कुछ रिप्लाई दिया नहीं, मैंने कहा हाँ भैया पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है। पर उसके पीछे पूरा क्राफ्ट लगता है यार, एक लेडी को प्ले करना पूरा क्राफ्ट है उसके पीछे, लाइफ की ऑब्जर्वेशंस हैं आपने। अगर मैं आपको कहूँ आप अपने अंदाज में इस जवाब को दें तो आप कैसे देंगे? इनको हाँ अपने वाले अंदाज में। आप गढ़वाली वाला वो, हाँ जो गढ़वाली के साथ जो आप बड़ा हे बबा हे बुबा। अगर मैं उनको बोलता था मैं ऐसे बोल सकता था सरकास्टिकली कि क्या कहन बाबा सुधिया चोया मना करना। तो ये है। पर अब उनसे पापी पेटक सवाल, पापी पेटक सवाल से भाई क्या बन। पर मेरे को उस दिन ये ज़रा पिंच हुआ कि यार आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में तो ऐसे लोग भी आएंगे जिनको वो नॉलेज है ही नहीं कुछ उस तरीके का। Art forms। हाँ वो उस तरफ है ही नहीं वो लोग। अब जैसे आप थिएटर करोगे तो आपको किसी दिन कोई फीमेल कैरेक्टर भी करना पड़ेगा, आपको माँ पार्वती भी करना पड़ सकता है। आप कुछ भी कर सकते हो उस वक्त। पर अगर आपको कोई ऐसा आके बोल देगी यार लड़की तू यार, नहीं हम बचपन में जैसे अब राधा कृष्ण के डांस होते थे तो मैं कृष्ण कई बार परफॉर्म किया। सी हाँ अब जैसे ये है, आप इनका एग्जाम्पल ले लो, ये सुनील ग्रोवर जी हैं जो गुत्थी प्ले करते हैं कपिल शर्मा शो में। मतलब किसी की फूंक खिसक सकती है, वो कैरेक्टर प्ले करना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। वो भी इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने इतने कन्विक्शन के साथ कर ही नहीं सकते आप। तो वो सारी की सारी उनकी लाइफ की प्रैक्टिसेस हैं और इतने सारे रिहर्सल्स हैं, इतना सारा क्राफ्ट है जिसके पीछे तब जाके वो गुत्थी निकल के आती है और इतनी रिलेटेबल लगती है। तो लोगों को लगता है कि बहुत आसान है कि यार आराम से कर दिया प्ले इन्होंने, पर उसके पीछे बहुत कुछ लाइफ का वो है। अभी जो आप बता रहे हैं कि गुत्थी बड़ी मुश्किल से निकल कर आता है, तो मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि सामने जो परफॉर्म हो रहा है वो इतना इजीली हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे कितनी उसमें मेहनत लगती है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, कितनी आपको उसके लिए रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं। और रिहर्सल ही नहीं, मुझे लगता है हर बहुत सारी परेशानियाँ। तो ऐसे ही आपके शो के पीछे की क्या क्या परेशानियाँ थी? क्योंकि देखने वालों को तो बस उतना ही दिखा है ना। हाँ। मनीष कोटनाला, बट उस मनीष कोटनाला को परफॉर्म करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियाँ आई, वो भी थोड़ा सा आप बताएं। मेन प्रॉब्लम्स तो यही आई कि अपने पास रिहर्सल स्पेस नहीं था मेनली। पर ये सोलो था तो थोड़ा इजी था कि हम एक बंदे को परफॉर्म करना है बस, तो हम घर पे भी कर रहे थे। पर कभी कभार किसी के स्टूडियो में चले जाते थे, एक फ्रेंड है मेरा उसका म्यूज़िक स्टूडियो है अपना, तो कभी वहाँ चले जाते थे। और टाइम मैनेज करना, सबके साथ सामंजस्य बैठाना, क्योंकि अब जो टीम मेरी यहाँ पर थी जिनके साथ मैं थिएटर करता था, जब से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ तो सब कोई ना कोई इधर उधर है, तो उनके साथ सामंजस्य बैठाना कि भाई हम इस वक्त करते हैं, इतने बजे आते हैं, इतने बजे शुरू करेंगे। तो स्पेस की बहुत दिक्कत हुई हमको। बाकी रीडिंग तो मैंने इसकी महीनों पहले शुरू कर दी थी कि कैसे कैसे करेंगे परफॉर्म करने के लिए। बाकी ये होता था कि कुछ जान पहचान वाले ना रिहर्सल्स पे आ जाते थे और उनको मना नहीं कर पाता था मैं। और अब मैं भी चाहता था कि यार तुम्हारे लिए कंटेंट एकदम फ्रेश रहे, तुम ऐसे मत देखो इसको। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्यों देख रहे हो इसको फ्री में, पर मैं ये रखता था कि यार तेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए फ्रेश रहेगा, जब तू वहाँ देखेगा पहली बार तो तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग जब देखते थे तो जो शो मैंने बुना होता था पूरा का पूरा, जिस तरीके से आपने देखा, उनके पास कुछ कमेंट्स होते थे, इसको ऐसे कर दे यार, भाई ये क्यों कर रहा है तू, इसको ऐसे मत कर यार।
एक्सपर्ट कमेंट। हाँ, एक्सपर्ट कमेंट्स आ जाते थे। तो वो सब चीज़ें वेलकम है। कमेंट्स तो चाहिए होते हैं, एक आर्टिस्ट को हमेशा क्रिटिक चाहिए होता है जो बता सके क्या गलत है, पर वो बंदा हो जो वो अपनी फील्ड से हो। फिर जो कोई, जैसे कोई बंदा है जो दुकान चला रहा है अपनी, या फिर ये कह लें कि ब्लॉक में कोई ऑफिसर है जिसने कभी थिएटर देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, वो आगे कुछ ऐसी चीज़ बता देगा कि उल्टी चीज़ बता देगा वो कुछ। तो फिर अब उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार, तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं ऐसे किनारे रहता था, मैं जरा करके दिखा यार एक बार कैसे बोल रहा है तू। तो बोलते नहीं तू सही कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी उस वक्त। काफ़ी सारी चीज़ें थी, अगर डिटेल्स में जाएंगे तो मैनेजमेंट टीम चाहिए थी अपने को कि जो मैनेज कर सके, क्योंकि मेरे को अकेले वहाँ परफॉर्म करना है, तो मैं बहुत लोगों पर रिलाई कर रहा हूँ जो मैनेज कर रहे हैं। इवन टिकट्स जो लोग दिखाकर अंदर आ रहे हैं उनको मैनेज करना, बहुत डरे हुए थे हम लोग। मेरी टीम पूरी सभी लोग बहुत बार मीटिंग्स रख रहे थे कि भाई हैंडल कर लेंगे हम 460-70 तो किए हैं, उसमें ही दिक्कत हो जाती है। यहाँ कोई बितक गया इधर उधर, किसी ने कुछ उल्टा सीधा किसी को बोल दिया, तो कैसे इतनी भीड़ हैंडल होगी। तो उसके लिए हमने वॉलंटियर्स जुटाने शुरू किए। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। पर हाँ, कोई त्रुटि हमने नहीं छोड़ी। मैं देख रही थी आप सामान का वो ट्रक भी खुद ही ड्राइव कर। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं अपने, सेट प्रॉपर्टी जो थी, उसमें एक टेबल थी, कुछ चेयर्स थी, कुछ कैंटीन का सेट था, तो वो लेके आनी थी। तो वो मेरा दोस्त का ही काम है टेंट हाउस का, तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा था इधर उधर, और वो कुछ चेयर या कुछ भूल गया, बोला मैं घर जाके लेके आता हूँ। मैंने कहा अभी शो है, अब शाम को अब क्या। तो मैंने उसका छोटा हाथी उठाया और मैं खुद ही लेके आ रहा था सेट पे। तो वही मैं देख रही थी कि आप मतलब उस परफॉर्मेंस के पीछे ये सब चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब खून पसीना होता है उसके पीछे। ऐसे मतलब किसी से वो नहीं गेन करना है मुझे कि कोई सिंपैथी गेन कर रहा हूँ मैं, पर हाँ उसके पीछे ये सारी डिटेल हैं। तो मतलब 6 बजे शो था, 3 बजे मैं पसीने में तर छोटा हाथी में खड़ा था धूप में कि भाई ये सेट उतार के ऊपर लगाना है, चलो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ। अच्छा, जैसे ही शो कंप्लीट हुआ एकदम बिल्कुल कैसा फील हुआ? मैं तो शॉक में ही चला गया था उसके बाद। जब शो एंड होता है, और एंड में क्या होता है कि जब ब्लैकआउट होता है ना, जब आपने वो सीन देखा होगा, एक सीन है जिसमें वो एग्जिट कर जाता है और उसके बाद शो खत्म है। उसके बाद मुझे हाथ जोड़कर बाहर आना चाहिए था, थैंक यू बोलना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, और मैं पीछे जाके हैंग हो गया एकदम कि यार कर लिया हमने। तो मैं इधर से आवाज़ मार रहा हूँ, सूरज भाई वहाँ पर थे, मैंने कहा भाई उनको बुलाओ जो स्टेज पे हमारे एंकर जो हैं, मैंने कहा उनको बुलाओ यार जल्दी, हो गया कर लो। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ग्रेट फीलिंग थी। ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ रिलीज़ हो जाता है ऐसे करके, कि कोई टेंशन रिलीज़ हो गया ऐसे करके, हाँ कर दिया भाई, ठीक है। ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मेरे फ्रेंड्स लोग के पास कुछ वीडियोस थी, हमारे पास जो शूट किया हुआ था। तो जैसे ही वो बंदा एग्जिट लेता है और दोबारा से एक बार लाइट अप हुआ स्टेज ना, तो लोग उठने शुरू हो गए थे कि चलो भाई हो गया, बढ़िया यार। शायद वो ताली वाली मारते या कुछ मारते, मैं ही बाहर नहीं आया डर के मारे। तो ये था। अच्छा, आपने शो तो पहले भी किए हैं, तो उन शो को करने में और इस शो को करने में क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था कि पहले जो शोज़ किए हैं उसमें अकेला मैं ही नहीं हूँ। अच्छा, सोलो फर्स्ट टाइम आपने? सोलो फर्स्ट टाइम किया था मैंने। तो उसमें लीड्स कोई हैं, कोई मैं साइड कैरेक्टर कर रहा हूँ, कभी मैं लीड कर रहा हूँ, पर फिर भी ये मालूम है कि मैं विंग से बाहर चला जाऊँगा तो किसी और की एंट्री है, किसी और का डायलॉग है। अब इसमें 1.5 घंटे ये था कि भाई एक भी डायलॉग स्किप हो गया कहीं से तो कहीं हैंग ना हो जाऊँ मैं। तो डर बहुत बड़ा ये था मेरे को कि यार वहाँ ख़राब नहीं करना है कुछ भी। इतनी ज़्यादा रिहर्सल्स कर रही थी इसकी मैंने, रात 2-2, 3-3 बजे तक, कि ये हो गया था मेरे को कि नहीं कुछ भूलूंगा नहीं। पर वो तो होता ही है, जब एक बार स्ट्रोब लाइट पड़ती है चेहरे पे और ऑडियंस बैठी होती है तो समझ में आता है कि भाई ये तो, तब हीट होना शुरू होती है बॉडी कि यार चलो कर लेंगे, चलो जैसा भी होगा। चलिए, एक चीज़, जैसे ही शो हुआ उसके बाद, क्योंकि आपकी वाइफ को मैं देखती हूँ कि वो काफ़ी जुड़ी रहती है आपके साथ, पूरा सपोर्ट है, उनके क्या एक्सपर्ट कमेंट थे आपके शो के लिए? देखो उन्होंने भी बिल्कुल नहीं देखा था उसको, तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ने दी थी। हाँ, बट वो शो में थी। पर वो शो में आई थी। हाँ। सबसे पहले तो उन्होंने, देखो बाहर वाले तो तारीफ भी कर लेते हैं। हाँ, ये तो है, कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन जो आपका बिल्कुल नियर एंड डियर होता है वो आपको बिल्कुल सही चीज़ बताता है। क्या बोला था, क्या कमेंट्स थे? असल में वो हो गई थी इमोशनल बहुत ज़्यादा एंड में। हाँ। जब सब गैदरिंग हो गई थी, सब मिल रहे थे, तो वो काफ़ी इमोशनल थी उस वक्त कि यार चलो, अपनी फैमिली से मिलकर भी, क्योंकि फैमिली वाले उनकी तरफ से भी आए थे लोग, तो उनको देखकर वो बहुत इमोशनल थी कि चलो इन लोगों ने भी देखा इसका शो और बहुत ही बढ़िया गया, उसको बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट तो नहीं, पर उसकी तरफ से ये था कि ठीक हुआ तूने मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। वो बहुत डरती है कि भाई कहीं ये क्रेडिट वेडिट देने के लिए ना बुला दे स्टेज पे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं बुलाया। असल में मैं इतना शौक में था कि मैं अपनी टीम को इनवाइट करना भूल गया स्टेज पे।
उसका तो गिल्ट जीवन भर रह जाएगा, ना वाइफ को बुलाया अपनी। और अगर मैं फ्री फील में होता ना उस वक्त, शो के एंड के बाद में ऐसा होता ना कि चलो अब हो गया, कॉन्फिडेंस होता थोड़ा बचा हुआ, तो मैं बाहर आता और बोलता कि चलो ये लोग मेरे साथ थे, ये मेरी वाइफ हैं। पर नहीं कर पाया वो सब। शो के लिए क्या शब्द थे, कैसा शो रहा उनकी तरफ से, आपकी वाइफ की तरफ से? वाइफ की तरफ से शब्द यही थे कि इसको और कर दोबारा, इसको दोबारा कहाँ करेगा, अब कहाँ कब होगा ये, तो यही शब्द थे। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा लगा। हाँ, वो लोगों को देख के ज़्यादा हंस रही थी कि मतलब वो तो एक्सपेक्टेशंस होती होता है है कि आपको अगर कहीं पे कुछ क्रेडिट मिल रहा है, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो शायद वो सबसे होंगी जो बहुत खुश हो रही होंगी। और मेरी वाइफ को क्या है कि उनको अपनी फैमिली की तरफ से या फिर मेरी फैमिली की तरफ से वो सबके फेसेस दिख रही थी कि सब लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, तो सब लोग जो हंस रहे थे तो वो हंस रही थी साथ में कि यार अच्छा जा रहा है। होता है ना कि एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मेरे पिताजी बैठे होंगे तो वो यही देख रहे होंगे कि यार सब लोग, मेरा बेटा परफॉर्म कर रहा है, कैसा है रिएक्शन। इस पे मैं आने वाली थी कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा कुछ अच्छा करे और अपने फील्ड में कुछ नाम करे। तो पेरेंट्स आपके वहाँ पे थे शो में, उनका क्या रिएक्शन था और क्या उन्होंने ऐसा कहा? माता जी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उनके पास तो शब्द ही नहीं थे। पर मेरे पापा का जो कैरेक्टर है ना, वो हमेशा से ऐसा है कि जैसे मैं बहुत बड़ा काम भी कर लूँ ना कुछ, तो ऐसे नहीं दिखाएंगे कि तूने कर लिया, क्योंकि फिर कहीं ठंडा ना पड़ जाए जोश। तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, हाँ ठीक है बढ़िया, अच्छा हो सकता, चलो बढ़िया बढ़िया ठीक है, नहीं टिप्पणी भी नहीं करेंगे, अच्छा हाँ बढ़िया था, गुड गुड और निकल जाएंगे। तो शो में भी उनका ऐसी रिएक्शन था, अच्छा है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो बैठे, मेरे मौसा जी आए थे, उनके साथ कार में बैठे, नाइस नाइस चले गए। तो फादर साहब को तो मुझे लगता है पता नहीं कब इम्प्रेस कर पाऊंगा मैं, बहुत मुश्किल है। हो सकता है इम्प्रेस कर दिया हो, बट वही है हाँ, कि बता ना रहे हो अपनी फीलिंग को, बता ना रहे हो, या फिर उनको आता भी नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, नहीं जता पाते। जताना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता। तो ये काफ़ी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जिन्होंने आज आपको पीकू बनाया है, पीकू तक पहुंचाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोग हैं, हमारे जो जनता है, हमारी जो दर्शक है, तो भविष्य के लिए आप क्या उनको कहना चाहेंगे और क्या आप उनको अपनी तरफ से कुछ बोलें? मैं तो उन्हीं की वजह से सब कुछ हूँ। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा, जो अपनी आने वाली पीढ़ी जो है, जो बच्चे हैं छोटे, जो टीनेजर्स हैं, जो भी आ रहे हैं, उन सब के साथ गढ़वाली में बात करें, गढ़वाली को प्रमोट करें, क्योंकि उनका और मेरा कनेक्शन भी इसी एक बोली की वजह से, भाषा की वजह से, हमारी गढ़वाली की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ यार, ये चीज़ें मिटनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि गढ़वाली अकेले सिर्फ और सिर्फ एक भाषा नहीं, ये भाव है। मतलब गढ़वाली बोलने वाला बहुत विनम्र है। आप गाँव में चले जाओगे तो बहुत इजीली वो अपने घर पे भी बैठा लेते हैं, आपको चाय भी पूछ देते हैं, सब चीज़ें कर देते हैं। मुझे लगता है लैंग्वेज का बहुत फ़र्क पड़ता है आदमी के कैरेक्टर पर, कि वो किस तरीके का होगा। जितनी खड़ी भाषा, जितनी ठेठ भाषा, उतना ब्लंट आदमी बोलता है। पर पहाड़ में आप देखो, वो मार्मिक वो चीज़ें बहुत बची हुई हैं, उन लोगों के कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सीधे लोग हैं पहाड़ में। तो वो बोली का बहुत बड़ा इफेक्ट है। गढ़वाली आसानी से मिटनी नहीं चाहिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसा कोई ना कोई बंदा ज़रूर तैयार हो रहा होगा, छोटा होगा, अभी स्ट्रगल कर रहा होगा, या मेरी उम्र में होगा, या फिर आगे चल के आएगा, उसको, आपको और उसके बीच का ये माध्यम ज़रूर चाहिए होगा, ये लैंग्वेज ज़रूर चाहिए होगी, गढ़वाली ज़रूर चाहिए होगी। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा चाहे कम सोचें, पर गढ़वाली को ज़रूर संजो के रखें। इतनी खूबसूरत चीज़ है हमारे पास, मैं बता नहीं सकता। इसकी वजह से ही हमारा सब कुछ रिलेटेबल है। बिल्कुल, ये पीकू है ही इसीलिए है, क्योंकि वो जो गढ़वाली टच वो लेकर आता है, और जो कनेक्शन गढ़वाली लोगों के साथ है। बिल्कुल। जैसे आपने शो किया और अब आपका शो हिट हुआ, हाउसफुल हुआ, बहुत सारी बातें हुई, और मैं तो इसी शहर से हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे फीडबैक आए। इनफैक्ट मुझे इतना फीडबैक आया कि मुझे आपको पार्ट 2 के लिए बुलाना पड़ा यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी इसको। तो आपको अपने पर्सनल लेवल पे लोगों के कुछ रवैये में बदलाव दिखा क्या, पहले के पीकू में और अब के पीकू में? हाँ, काफ़ी है। मतलब उगते सूरज वाली बात कुछ है? मतलब जैसे लोग तो अच्छे ही हैं शुरू से ही, पर पहले थोड़ा तवज्जो कम देते थे, ऐसा होता था। तो यही है कि कुछ लोग जो इग्नोर करने वाले थे, वो अभी ऐसे आते हैं, दूसरों के सामने अगर मुझे मिल जाएंगे तो अपने पड़ोस में रहता है, अरे बगल में रहता है। जैसे कोई फोटो खिंचा रहा होगा तो उनको, यार क्या, हम तो वहीं खिंचा लेंगे घर पे, घर में आ जाएंगे। तो ऐसा है, अच्छा भी है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता मेरे को, अच्छा है। ये तो अच्छी बात है।
तो रवैये में चेंज आया है, चेंज आया है, काफ़ी आया है, मैंने नोटिस किया है। फील भी किया होगा। हाँ जी, हाँ। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि जैसे कुछ लोग आपकी लाइफ में होते हैं ना, जिनको देख के आपको लगता है कि इनके सामने मैं कैसे बन पाऊंगा कुछ, मतलब कैरेक्टर वाइज। अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता, कोई ऑफिसर बन जाता, बहुत कमा लेता, बहुत कुछ कर लेता, फिर भी वो उस एक बंदे के सामने आप ऐसे रहते हो कि यार। तो एक मेरे मौसा जी हैं, आर्मी से थे, हैं वो, तो उनके सामने ये बताना बहुत बड़ी बात थी कि यार हाँ, मैं पॉसिबल है। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ बिल्कुल तहे दिल से कि बचपन से उनके सामने मुझे लगता नहीं था कि कोई खास इमेज है मेरी उनके सामने, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट उनका बिहेवियर रहा हमेशा से बच्चों के साथ, और बहुत सिखाने वाला कैरेक्टर भी रहा उनका। तो वो मेरे घर पे आए शो के बाद अगले दिन, बोले बहुत बढ़िया, और उनके मुंह पे तो मैंने कभी स्माइल देखी नहीं थी ऐसी वाली अपने लिए। तो हाँ, रवैये में चेंज जो आप बोल रहे हो, तो उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ यार, ये तो पॉसिबल है, ये बंदा ठीक है, कर लेगा ही, नहीं तो उनको लगता होगा निठल्ला ही है। और वो भी बेसिक क्या कि आप आर्ट फॉर्म से जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिसको कि हमारे यहाँ मोस्ट नेग्लेक्टेड हाँ फील्ड है। हाँ, लोग काफ़ी कर लेते हैं। हाँ, मतलब आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप आर्मी में चले जाओ, आप बिजनेस कर लो, तो ये सारे बड़े जो हैं वो रिस्पेक्टेड से जॉब है। और आप कलाकार अच्छा नाटक अच्छे नजरिए से नहीं देखते लोग। हाँ, तो उसमें अगर आपने एक रिकग्निशन लिया तो नो डाउट, मतलब ये वाकई बहुत कमाल की बात है। धन्यवाद। एक फाइनली हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आपको अपना आइडल समझते हैं, उनको आप कैसे पीकू बन सकते हैं, और पीकू से भी आगे मुझसे भी बड़ा कैसे बन सकते हैं, बन ही सकते हैं आसानी से। असल में कुछ क्रिएटर्स मेरे को इसके बाद बहुत लोगों ने अप्रोच भी किया, शो के बाद टेक्स्ट भी किया, कुछ मिलने भी आए, तो उन्होंने मुझसे ये बात बहुत अच्छी बोली जो मतलब बस गई दिमाग में मेरे, कि यार तुमने जो ये किया है ना, इससे काफ़ी लोगों को ये चीज़ पॉसिबल लगने लगी है, नहीं तो कोई कदम ही नहीं बढ़ा रहा था आगे। तो बस मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि यार मेरा एक तरीका जो है काम करने का, वो काम कर रहा है। होता है ना, आप हर किसी की कोई स्ट्रैटेजी होती है, तो मेरी जो है मुझे लगता है चलो यार सफल है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि अगर कोई 14 साल का बच्चा कुछ अप्रोच कर रहा होगा किसी करियर के थ्रू या कुछ भी, कि यार ऐसा करूँगा मैं, तो उसको ये ज़रूर मालूम है कि इसने कर लिया, मैं भी कर लूँगा। तो मुझे ये बहुत छोटी मोटी अपनी उपलब्धि लगती है कि यार किसी को पॉसिबल लगना मैंने थोड़ा कर दिया, कि हाँ उसको लगता है ऐसा। तो कुछ क्रिएटर्स मिले ऐसे जिन्होंने बोला कि यार अब हम भी करेंगे, मेरे जान पहचान में वो हैं, अब वो भी वहाँ एक शो करना चाहते हैं, तो सबको लगने लगा है कि हाँ ईजी है, मतलब ईजी भी क्या है, मतलब डूएबल है। एक्चुअली ईजी और डूएबल तो नहीं मानूंगी मैं ये मानूंगी कि बहुत लोग जो हिचकिचा रहे थे यार ऐसे करके क्या होगा, उनको आपने एक राह दिखा दी, एक मोटिवेशनल आपने एक उनके सामने एक एग्जांपल सेट कर दिया कि अगर पीकू ऐसा कर सकता है तो व्हाई नॉट अदर्स, दूसरे भी कर सकते हैं। और कहीं पे किसी के पेरेंट्स का रहा होगा ऑब्लिगेशन, मतलब होता है, कहीं पे किसी और का रहा होगा, कोई अपने आप में ही सोच रहा होगा, तो शायद उन सारी चीज़ों को आपने एक आंसर दे दिया है, उन सारी क्वेश्चंस को, कि भाई ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबल है। अगर कोटद्वार में ऐसा हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये मेरी भी आपको मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे आपकी ये लगती है। तो आज के लिए हमारे पास क्वेश्चंस का तो इतना ही था। अब हमने कुछ आपके लिए रैपिड कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिसमें रैपिड फायर भी, क्योंकि लोग आपको बहुत कनेक्ट करते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो ये तो थी बहुत, अब बहुत सारी बातें हैं और मुझे लगता है 2 दिन लग जाएं, तो उससे अच्छा हम कुछ आपकी पसंद नापसंद को लेकर हम एक रैपिड हमारे पास क्वेश्चन राउंड है और आपको उसमें अब स्किप का कोई चांस नहीं है, यू हैव टू आंसर, आपको आंसर देना ही देना है। कुछ उसमें चॉइसेस मैं ही दूंगी और कुछ आपको सीधा पूछा जाएगा, तुरंत बताइएगा। तो शुरू करें? शुरू करते हैं जी। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ फेवरेट्स और आप क्या एडमायर करते हो, और स्किप का कोई चांस नहीं है, यू हैव टू आंसर देम। और कुछ चॉइसेस मैं आपको देने वाली हूँ और बाकी आपको ही बतानी है। सो स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी। सो सनराइज और सनसेट? सनसेट। माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स। कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। कैट्स और डॉग्स? डॉग्स। विंटर और समर? विंटर। फेवरेट प्लेटफॉर्म? फेवरेट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स। योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? अब्दुल कलाम साहब। बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ? नॉट येट डिसाइडेड। चाइल्डहुड निकनेम? पीकू ही है। ड्रीम डेस्टिनेशन? उत्तराखंड ही रहेगी हमेशा, यहीं घूमना है मुझे। फेवरेट फीमेल? आर्टिस्ट और व्हाट? किसी भी फील्ड से जो फेवरेट है।
फीमेल बहुत मुश्किल है। रेखा जी। मीनू जी देख रही है शायद। अच्छा, एक और उससे भी थोड़ा सा, फर्स्ट क्रश। फर्स्ट क्रश स्कूल टाइम पे थी एक, रोजी नाम था उसका। बहुत बचपन में बिजनौर रहा करता था मैं तब। होपफुली रोजी इसको देख रही हूँ, इस कंटेंट को। सीक्रेट टैलेंट आपका? सीटी हो जाता हूँ मैं अच्छी बजाते हैं। बहुत। बिगेस्ट फोबिया? ड्राउनिंग। और मोस्ट सपोर्टिव पर्सन इन योर फैमिली? मीनाक्षी रावत जी। योर वाइफ? वाइफ। फनीएस्ट पर्सन फनीएस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ? नरेश रावत मेरा को एक्टर है, मुंबई रहता है। योर सिबलिंग? सिबलिंग्स में से फनीएस्ट? नहीं, आपके सिबलिंग, उसका नाम कौन है? बताने हैं दोनों? हाँ। 2 भाई हैं मेरे, निक्कू और लवी। हु कुक्स बेस्ट फॉर यू? मॉम। फेवरेट फूड? लौकी की सब्जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेवरेट पॉडकास्ट? द DMD शो। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत अच्छा सेशन रहा पीकू जी आपके साथ, और होपफुली मुझे लगता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे, हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट भी ऐसे ही आएगा। और लास्ट में जाते जाते, जैसे मैंने कहा लास्ट बट नॉट लीस्ट, और नेक्स्ट में जब भी हम आए, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको पसंद हो और आप परफॉर्म करना चाहें हमारे लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। पिछली बार मैंने परफॉर्म क्या किया था? बॉडी बॉडी करने के लिए मैंने ना ऐसे पाँव उठा लिया था यूं करके। तो मेरी वाइफ जो है बहुत बड़ी रोस्टर है, बहुत आसानी से किसी को भी रोस्ट कर लेती है। मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देती है कुछ भी। तो पिछली बार उसने बोलता कि इस बार वो स्पेशली उसने मुझे सॉक्स पहना के भेजा है कि तेरे पैर दिख रहे थे वहाँ पर, और बहुत हंसती है मेरे पे, यार क्या बताऊँ। हाँ, तो बॉडी किया था हमने। इस बार मैं कर लेता हूँ, बहुत रिलेटेबल है ये, जो मुझे लगता है कि ये गढ़वाल के जो अब 45 पे जो पहुँच गए हैं, या 35 पे होंगे, 55 पे होंगे, कुछ एक टाइप का टोन है बात करने का इनका। तो फादर साहब हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, पहाड़ के जो इतने बड़े एज के जो हैं, ये इसी तरीके से बात करते हैं। तो जैसे समझ लीजिए फादर का कैरेक्टर है, वो बच्चे से बात कर रहा है, तो पहाड़ में वो ऐसे बात करते हैं। हाँ भाई, क्या बात चा, ठीक ठाक है तू, खाणो खाया दिल। और माँ से अगर बोलेंगे, जैसे ऐसा भी बोल देते हैं, अरे ना सनो सा कारण बैठ गया भाई यू है। और इंग्लिश भी बोलते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, गढ़वाली हैं, इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं, और जैसी थोड़ा बहुत टिकाली कुछ तो इंग्लिश चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से भी बात करते हैं ये लोग कि व्हाट इज दिस, नो 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 नॉनसेंस। हाँ क्या, व्हाट आर यू, क्या वो नीचे तू। कुछ भी मिक्स कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं इनके पास, जैसे कुछ मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जैसे मेरे करीबी भी हैं जो ऐसा करते हैं। जैसे वो कैरेक्टर ही था बाप का शो में, वो भी इस तरीके से बात करता है। यही तो लय है उसका बात करने का। अरे सुषमा देख लेते यार, लौट में लौट ना सुनो सकन बैठ गया भाई। तो काफ़ी लोगों का टोन ऐसा ही है बात करने का। फिलहाल दैट्स इट। इस बार भी मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया था भाई। नहीं, आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो इनबिल्ट आर्टिस्ट हैं आप तो। और मैं तो कहूँगी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ आज दूसरी बार बैठे हैं, और मुझे लगता है हम तीसरी चौथी और ये आते रहेंगे, अनवरत चलता रहे ये सफ़र। तो बहुत धन्यवाद पीकू हमें समय देने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से, कि आप नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट अपग्रेडेशन आपका होता रहे और हम आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट करते रहें। धन्यवाद जी बहुत। तो ये हमारा स्पेसिफिक था शो से रिलेटेड पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, वो शो के बारे में जानना चाहते थे, पीकू को समझना चाहते थे, पीकू से मिलना चाहते थे, और इतना लंबा टाइम हम और रील्स में नहीं दे सकते थे, तो इसलिए हमने ये पॉडकास्ट स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है। और उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत पसंद भी आया होगा, और पीकू को और हमें आगे भी इसी तरह से आप अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आप हैं तो हम हैं।